गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप नरेंद्र दुआ के साथ में हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के भूगोल का। और राजस्थान के भूगोल में हमने पहले जो अध्ययन किया था उस अध्ययन में हमने अध्ययन किया था, पहले हाड़ौती के पठार का अध्ययन किया था। वो दूसरा हमने अध्ययन किया था पूर्वी मैदानी प्रदेशों का। और आज हमारे तीसरा अध्ययन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं किसका? अरावली पर्वतीय प्रदेश का। इसका हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले हमने कहा था भी जितने भी हमारे जो अध्ययन किया था पहले उन सब में हमने कहा था कि उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था। हमने किसके बारे में अध्ययन किया था? उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति का मतलब है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कब मानी जाती है, और इसके बारे में हमने पहले अध्ययन किया था। जैसे कि हमने कहा था संपूर्ण स्थलखंड पहले एक ही था। संपूर्ण स्थलखंड का मतलब था कि संपूर्ण स्थलखंड को हमने क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। और पेंजिया के चारों तरफ एक क्या था? सागर था। उस सागर को हमने क्या नाम दिया? पेंथालासा। लेकिन नेक्स्ट फिर हमने कहा कुछ समय के पश्चात, लाखों करोड़ों वर्षों समय के पश्चात उस पेंजिया में क्या होता है? विभाजन होता है। दो भाग होते हैं। तो एक तो भाग बनता है अंगारा लैंड और दूसरा भाग बनता है गोंडवाना लैंड। और बीच में एक सागर का निर्माण होता है। उस सागर के निर्माण को हमने कहा था 33 सागर का निर्माण होता है। फिर हमने अध्ययन किया, इसका मतलब 33 सागर का जो निर्माण हुआ, गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ, अंगारा लैंड का निर्माण हुआ, तो उसका संबंध कहीं न कहीं किससे भी होगा? अरावली पर्वतीय प्रदेश से होगा। और अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्पत्ति की। और उत्पत्ति में हम कहेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति होती है आद्य महाकल्प में। कब होती है? आद्य महाकल्प में होती है। और आद्य महाकल्प में हमने कहा ये होती है प्री पैलियोजोइक एरा में। किसमें होती है? प्री पैलियोजोइक एरा में किसकी उत्पत्ति होती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश की। फिर हम कहेंगे इसमें एक काल आता है प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल आता है? प्री कैम्ब्रियन काल। और उस प्री कैम्ब्रियन काल में किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति मानी जाती है। और वो काल किस में होता है या किस भाग में होता है? गोंडवाना लैंड में होता है। कहाँ होता है? गोंडवाना लैंड में होता है। और उस समय गोंडवाना लैंड में क्या पढ़ते हैं? वलन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वो वलन पढ़ते हैं। और वलन पढ़ने के कारण किसका निर्माण होता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। फिर हम कहेंगे अरावली पर्वतमाला का विकास तो हुआ, लेकिन हम कहेंगे अरावली पर्वतमाला का जो विकास हुआ वो किस क्रम में हुआ? दहली क्रम में हुआ। किस क्रम में हुआ? दहली क्रम में। फिर हम कहेंगे अरावली पर्वतमाला में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? किस काल क्रम की पाई जाती है? तो हम कहेंगे धारवाड़ क्रम की पाई जाती है। कौन से क्रम की पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की। फिर हमने कहा कि इस के अवशेष पाए जाते हैं धारवाड़ क्रम के, दहली क्रम के अवशेष पाए जाते हैं टोंक और सवाई माधोपुर में। यानी हम कहेंगे दहली क्रम के अवशेष पाए जाते हैं कहाँ पर? टोंक और सवाई माधोपुर में। फिर हम क्या करते हैं? इस दहली क्रम के समूह को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपके अलवर समूह है, दूसरा है आपके अजबगढ़ समूह है, तीसरा है आपके रायलो समूह है। यानी इसका मतलब है कि जो आपके दहली क्रम था उस दहली क्रम को हमने कितने भागों में बांटा? तो हम कहेंगे उसको 3 भागों में बांटते हैं हम। पहला है अलवर समूह है, दूसरा है अजबगढ़ समूह है, तीसरा है रायलो समूह है। और अलवर समूह की बात करें तो हम किसको शामिल करते हैं? तो हम कहेंगे अलवर के आसपास का जो भाग है, अलवर के आसपास का जो भाग है उसको किस में शामिल करते हैं? अलवर समूह में शामिल करते हैं। उसी हिसाब से दूसरा भाग आता है अजबगढ़ समूह है। और अजबगढ़ समूह में हम सिरोही और भीलवाड़ा के जो भी भाग आते हैं उन भागों को किस में शामिल करते हैं? अजबगढ़ समूह में शामिल करते हैं। और तीसरा भाग आता है आपकी रायलो समूह है। और रायलो समूह में हम किसको शामिल करते हैं? बाड़मेर को शामिल करते हैं। तो हम कहेंगे इस प्रकार से अरावली पर्वतीय प्रदेश उसकी उत्पत्ति के बारे में हमने देखा। हमने कहा उत्पत्ति में किस कल्प में है? आद्य महाकल्प में। और आद्य महाकल्प में कौन सा एरा आता है? तो हमने कहा प्री पैलियोजोइक एरा आता है। इसमें कौन सा काल आता है? तो
तो हमने कहा प्री कैम्ब्रियन काल में किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति मानी जाती है। और प्री कैम्ब्रियन काल में क्या होता है? गोंडवाना लैंड में क्या पढ़ते हैं? वलन पढ़ते हैं, और वलन पढ़ने के कारण किसका निर्माण होता है? अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण होता है। फिर हम कहेंगे कि अरावली पर्वतीय प्रदेश पर्वतमाला है, कब से है? गोंडवाना लैंड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे उस समय इस क्षेत्र की यानी भूभाग की अरावली पर्वतीय प्रदेश की ऊंचाई मानते हैं। तो हम कहेंगे हम उस समय की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे लगभग उस समय में इसकी औसत ऊंचाई थी अरावली पर्वतीय प्रदेश की प्रारंभिक रूप में औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो औसत ऊंचाई थी उस समय 2800 मीटर। यानी जब अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्या हुआ था? विकास हुआ था, उस समय अरावली पर्वतीय प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी मानी गई थी? 2800 मीटर मानी गई थी। लेकिन वर्तमान समय की बात करें, हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की ऊंचाई के बारे में अगर हम कहें तो हम कहेंगे 930 मीटर। पहले कितनी थी जब प्रारंभ में इसका विकास हुआ था? तो 2800 मीटर, और वर्तमान में कितनी है? 930 मीटर। तो दोस्तों देख लीजिए आप, पहले जब विकास हुआ उस समय 2800 थी और अभी कितनी है? 930। इसका मतलब लगातार इसकी ऊंचाई में क्या हो रही है? कमी आती जा रही है। किसमें? अरावली पर्वतीय प्रदेश में लगातार इसकी ऊंचाई में क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। फिर इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में सबसे पहले हमने उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया, फिर हमने इसके कालक्रम के बारे में जाना, और अब हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। और अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम राजस्थान का हमने मैप बनाया था पहले भी, और उन सभी में हमने अध्ययन किया था ये भी किस प्रकार से मैप बनाते हैं। तो आप सभी को मैप बनाना आ चुका होगा अभी तक। तो देखिए, प्रयास करते रहें, प्रयास करने से सब बन जाते हैं। कुछ कहते हैं कि सर मैप बनाना आता नहीं है, मैं तो अरे मैप आप अगर आप नहीं बनाओगे, प्रयास नहीं करोगे तो सफल कैसे होगे? तो प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं थोड़ी कर सकता हूँ प्रयास। मैं तो आपको बता सकता हूँ कि हाँ भाई इस प्रकार से मैप बनता है राजस्थान का। तो ये हमने मैप बनाया। फिर हम कहेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो ये जो भाग है और ये जो भाग है, इस भागों में अरावली पर्वतीय प्रदेशों का क्या है? विकास हुआ है। तो ये हमने पहले पढ़ा था, इधर अपने हाड़ौती का पठार, ये पढ़ा था हमने, हाड़ौती का पठार ये हमारा हो चुका था। फिर हमने पढ़ा था मैदानी प्रदेश, ठीक है। और आज हम अध्ययन कर रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए, अगर हम इसके, हमने पहले कहा था भी कई बार क्या होता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो कहाँ से कहाँ मतलब है कि हम 4 दिशाओं में हम करते हैं, उत्तरी, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और अरावली पर्वतमाला का विस्तार तो कैसे है? ऐसे है। तो हम कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। कई बार विस्तार पूछ लिया जाता है कि भाई अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में किधर से किधर है, तो हम कहेंगे भाई दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, और ये क्या है? पश्चिम है। तो विस्तार ये है आपका तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से लेकर के किधर है? उत्तर और पूर्व। तो उत्तर पूर्व में राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम कहेंगे फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश को हम कितने भागों में बांट देंगे? 3 भागों में बांट देंगे। एक तो भाग बन जाएगा आपके उत्तरी अरावली, और दूसरा भाग बन जाएगा अपने मध्य अरावली, और तीसरा भाग बन जाएगा अपने दक्षिणी
अरावली। देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमने कहा अरावली पर्वतमाला का कितने भागों में बंटवारा हो गया भाई? 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। लेकिन हम कहेंगे भाई इसका विस्तार, भाई हमने कहा राजस्थान में इसका विस्तार प्रारंभ होता है सिरोही से, और सिरोही से लेकर के कहाँ तक है? झुंझुनू तक है। ये सबको पता होगा कि भाई राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का प्रारंभ कहाँ से होता है? सिरोही से, और कहाँ तक जाता है? अंतिम में झुंझुनू तक जाता है। लेकिन इसके बारे में और भी हमें विस्तार रूप से अध्ययन करना पड़ेगा, और विस्तार रूप से अध्ययन करें तो हमें मैप को क्लोज करना पड़ेगा। इसको देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक अलग से हम अरावली पर्वतमाला को उठाएंगे। हम अरावली पर्वतमाला का विस्तार है उसको ही हम देखेंगे। भाई ये विस्तार था अपने, ये विस्तार था अपने, भाई इधर की भाग चौड़ाई ज़्यादा है, इधर का भाग थोड़ा कम है। देखो अब हम देखते हैं कि हमने कहा अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के बारे में, राजस्थान यहीं से प्रारंभ होता है, यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है। लेकिन राजस्थान से पहले भी अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, तो हम कहेंगे हाँ भाई है। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से पहले इसका विस्तार प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? गुजरात से, और गुजरात में हम कहते हैं पालनपुर। कहाँ से? पालनपुर गुजरात से लेकर के हमने अभी पढ़ा था दिल्ली क्रम, यानी इसका विस्तार कहाँ तक है? दिल्ली तक है, दिल्ली तक है। और दिल्ली में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? हम कहते हैं रायसीना की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? रायसीना की पहाड़ियाँ हैं। फिर हम कहते हैं कि अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार था कहाँ से प्रारंभ हुआ? आपके गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। और इस संपूर्ण भाग की अगर हम लंबाई की बात करें तो हम कहेंगे भाई दिल्ली से लेकर के और गुजरात तक ये फैली हुई है 692 किलोमीटर। कितने किलोमीटर फैली हुई दोस्तों? 692। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों तक। लेकिन हम तो किसका अध्ययन कर रहे थे? राजस्थान का अध्ययन कर रहे थे। और राजस्थान में इसका प्रारंभ क्या माना जाता है? अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमने कहा अरावली पर्वतीय प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। एक तो हमने कहा था कौन सी अरावली? आपके उत्तरी अरावली। फिर हमने कहा था दूसरा भाग बनता है मध्य अरावली, और तीसरा हमने कहा था दक्षिणी अरावली। यही कहा था हमने कहा अरावली पर्वतीय प्रदेश को कितने भागों में बांटते हैं? हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है आपकी उत्तरी अरावली, दूसरा है आपकी मध्य अरावली, और तीसरा है आपके दक्षिणी अरावली। फिर अगर हम बात करें कभी इनमें पर्वतीय प्रदेश है कि हाँ हमें पता है कि वे पर्वतीय प्रदेश है, इसी प्रकार से ये पर्वतीय प्रदेश है आपके। और पर्वतीय प्रदेशों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी हम कहेंगे आपके दक्षिणी अरावली में है, और वो चोटी है आपके गुरु शिखर। भाई उत्तरी अरावली की, दक्षिणी अरावली की और मध्य अरावली की अगर हम बात करें तो इनमें चोटियाँ पाई जाती हैं। और पहली अगर हम दक्षिणी अरावली की बात करें, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपके गुरु शिखर। और मध्य अरावली की बात करें तो हम कहेंगे तारागढ़ को मानते हैं। वैसे तो गोरमजी घाट है लेकिन हम तारागढ़ मानते हैं। और उत्तरी अरावली की बात करें तो हम कहेंगे ये है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर। और तारागढ़ ये कहाँ पर है? अजमेर। और गुरु शिखर की बात करें तो कहाँ पर है? आपके सिरोही। कई बार यहीं से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपने को कि भाई अरावली पर्वतमाला की उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 1055। फिर कई बार हमें पूछ लिया जाता है कि तारागढ़ मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। फिर है अपने दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे दक्षिणी अरावली में सर्वोच्च चोटी कौन सी है?
गुरु शिखर। अब हम बात करते हैं कि भी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने किलोमीटर है। कि पहले तो हमने कहा था कि भाई गुजरात से लेकर के दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है 692 किलोमीटर, लेकिन कहीं न कहीं राजस्थान में भी तो विस्तार होगा इसका। और राजस्थान के विस्तार की बात करें तो हम कहेंगे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है 550 किलोमीटर। कितना है? 550 किलोमीटर। इसका मतलब है लगभग 80% जो भाग है अरावली पर्वतमाला का वो कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। देख लीजिए कि हमने कहा भाई 550 किलोमीटर कहाँ पर है? राजस्थान में। और संपूर्ण विस्तार की बात की तो हमने कहा था कितनी है? 692 किलोमीटर। इसका मतलब दोस्तों हम समझ सकते हैं कि लगभग 80% से अधिक जो भाग है अरावली पर्वतमाला का विस्तार जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो हम कहेंगे राजस्थान में पाया जाता है। फिर अगर हम बात करें अरावली पर्वतमाला के विस्तार की बात करें तो हमने कहा विस्तार किधर से किधर है? विस्तार पाया जाता है दक्षिण पश्चिम से। किधर से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। हम कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर माना गया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम कहेंगे अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई और चौड़ाई की बात करें हम तो हमने कहा भाई ऊंचाई और चौड़ाई में दक्षिण पश्चिम से लेकर के किधर है? उत्तर पूर्व में है। लेकिन राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई हम कहेंगे सिरोही और राजसमंद में है। कहाँ पर है? सिरोही और राजसमंद में क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई। कई बार क्यों सुना जाता है अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किन जिलों में है? तो हम कहेंगे सिरोही से लेकर के राजसमंद तक इसकी क्या पाई जाती है? सर्वोच्च ऊंचाई पाई जाती है। नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला में राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में है। और सिरोही में कौन सी चोटी है हमने कहा था? तो हमने कहा था गुरु शिखर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार हमने पढ़ लिया हमने कहा। फिर हम कहेंगे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार भी पाया जाता है। और अगर विस्तार की बात करें हम भाई कई बार विस्तार में जिला पूछ लिया जाता है कि भाई अरावली पर्वतमाला में हमने यहाँ पर ऊंचाई पढ़ी थी। पहले ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ पर है? सिरोही और राजसमंद में है। लेकिन अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ है? अगर विस्तार की बात करें तो हम कहेंगे अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है उदयपुर में। कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो हम कहेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन बनता है अरावली पर्वतमाला का न्यूनतम विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो हम कहेंगे जयपुर। कहाँ पाया जाएगा? जयपुर। अगर सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो हम कहेंगे उदयपुर और न्यूनतम विस्तार की बात करें तो हम कहेंगे जयपुर। इस प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं तो हम कहेंगे ये था विस्तार। अपने विस्तार में हमने कहा कि अरावली पर्वतमाला को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी तारागढ़, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़। फिर हमने कहा विस्तार पाया जाता है कि हमने कहा भी विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार हमने अध्ययन किया। फिर हम कहेंगे सर्वाधिक ऊंचाई किन जिलों में? तो हमने कहा सिरोही से लेकर के राजसमंद के मध्य क्या पाई जाती है? सर्वाधिक ऊंचाई पाई जाती है। फिर हमने कहा अरावली पर्वतमाला का विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। और न्यूनतम विस्तार की बात करें तो हम कहाँ पर है? जयपुर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हम कहेंगे आगे भाई इसका क्षेत्रफल कितना है? अरावली पर्वतमाला की अगर हम किसकी बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, और क्षेत्रफल में हम कहेंगे अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल है 9.3%। कितना है दोस्तों? 9.3%। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो हम कहेंगे 10% जनसंख्या निवास करती है।
तो ये था अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश, और अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हमने इन क्षेत्रों को क्या किया था, अध्ययन किया था। और आगे बढ़ते हैं, फिर हम कहेंगे अरावली पर्वतीय जो भी प्रदेश थे इनके बारे में और विस्तार से अध्ययन करते हैं। अरावली जो पर्वतीय प्रदेश था, इसमें हम कहेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? विशेषताएं पाई जाती हैं। विशेषताओं के बारे में हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है दोस्तों? प्राचीनतम पर्वतमाला है। प्राचीनतम पर्वतों मतलब भाई काफी समय पहले का, बहुत पुरानी है। पुरानी मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इसका विकास यूएसए की अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश के हम क्या मानते हैं, इसको समकालीन मानते हैं। भी अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है आपका, हम कह सकते हैं अपलेशियन जो पर्वतीय प्रदेश है आपकी, अपलेशियन प्रदेश के हम क्या मानते हैं, समकालीन मानते हैं। कि भाई इसका अपलेशियन पर्वत का जब विकास हुआ उसी समय किसका विकास हुआ था? अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्या विकास हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अरावली पर्वतमाला जो है हम कह सकते हैं एक महान जल विभाजक रेखा है। क्या है दोस्तों? जल विभाजक रेखा है। महान जल विभाजक रेखा के बारे में क्यों कहा? तो हम कह सकते हैं अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, हम कह सकते हैं कि भाई भारतीय, ये जो आपका अपना मैप था, अपना राजस्थान का जो मैप था, उसमें हम कहेंगे कि भाई इस प्रकार से ये अपना मैप था, और इसमें हमने कहा कि भाई ये जो प्रदेश था ये भाग है, ये भाग है। जल विभाजक की बात क्या है कि ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और अरावली पर्वत के इधर तो कौन सा भाग है? पश्चिम भाग, और इधर कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। हमें सबको पता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा क्या होती है? कम होती है। और अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थल जल विभाजक के रूप में हम कहेंगे 50 सेंटीमीटर रेखा, 50 सेंटीमीटर से कम जो वर्षा होती है वो अरावली के पश्चिम भाग में होती है। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में होती है। तो इसलिए हमने कहा था कि महान जल विभाजक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। महान जल विभाजक रेखा कौन सी है भाई दोस्तों? अरावली पर्वतीय प्रदेश है। क्यों? क्योंकि जब भी मानसून आता है तो मानसून आता है तो क्या होता है कि जब तक किसी भागों से नहीं टकराता, किसी पर्वतीय प्रदेश से नहीं टकराता, तब तक उन क्षेत्रों में क्या नहीं होती है? वर्षा नहीं होती है। और यहाँ पर जो अधिकांश वर्षा होती है अरावली पर्वतीय प्रदेश में क्षेत्रों से, पहाड़ियों से टकराने के बाद में होती है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में तो कोई पहाड़ी है ही नहीं, वो पहाड़ी नहीं है, तो इन क्षेत्रों में वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो हम कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेश कौन से हैं? राजस्थान का पश्चिमी भाग है, और 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला जो भाग है वो राजस्थान का पूर्वी भाग है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? महान जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हमने इसको अलग अलग भागों में बांटा था, और अलग अलग भागों में हमने कहा कि अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है नदियों के जल का क्या करती है? बंटवारा करती है। क्योंकि अधिकांश जो नदियाँ हैं अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भागों में हैं, और बहुत कम नदियां हैं पश्चिमी भागों में। तो अगर नदियां हैं भी तो वो कौन सी नदियां हैं? आंतरिक भागों की नदियां हैं, जो आंतरिक भागों में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि हम कहेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में मैंने अध्ययन किया, और इसमें कुछ शब्दावलियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान का जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसको जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें क्या पाई जाती है? कुछ शब्दावलियाँ पाई जाती हैं। कई बार उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपने को, उनके बारे में भी हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं गिरवा। क्या है गिरवा? गिरवा क्या है? तो हम कहेंगे कि भाई गिरवा
अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। गिरवा क्या है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। तो हम कहेंगे उदयपुर के चारों ओर जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है उनको हम किस नाम से जानते हैं? गिरवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपने अगली शब्दावली आती है भाकर। अगर भाकर की बात करें तो हम कहेंगे पर्वतीय क्षेत्र हैं। क्या है दोस्तों? पर्वतीय क्षेत्र हैं। और इन पर्वतीय क्षेत्रों में अपर्दन होता है इन भागों का। क्या होता है? अपर्दन होता है। तो हम कह सकते हैं ये अपर्दन चादर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? चादर के रूप में होता है। या हम कह सकते हैं इनका तीव्र क्या होता है? अपर्दन होता है। और जो तीव्र अपर्दन होता है, चादर के रूप में अपर्दन होता है, उस अपर्दन को हम किस रूप में जानते हैं? भाकर के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? भाकर के रूप में। और ये जो भाग पाया जाता है वो पूर्वी सिरोही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पूर्वी सिरोही में तीव्र अपर्दन कहें या हम कहें चादर अपर्दन कहें, जिसे हम क्या कहते हैं? भाकर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भाकर के नाम से जानते हैं। तो इन क्षेत्रों में कौन सी समस्या है? चादरी अपर्दन की समस्या है, तीव्र अपर्दन की समस्या है। कहाँ पर? पूर्वी सिरोही में। उसे हम क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर। अगला भाग आता है अपने शब्दावली। अगली शब्दावली के बारे में देखें तो हम कहेंगे अगली शब्दावली है अपनी मेवल। क्या है दोस्तों? मेवल। और मेवल के बारे में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे मेवल क्या है? तो हम कहेंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा उनके मध्य, डूंगरपुर और क्या है आपके बांसवाड़ा, इनके मध्य भाग की बात करें तो हम कहेंगे इनके मध्य भाग में पहाड़ियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पहाड़ियां पाई जाती है। और उन्हें हम स्थानीय भाषा में, किस भाषा में? स्थानीय भाषा में। भाई पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष की अलग अलग भाषाएं होती हैं और उन स्थान विशेष में हम अपने हिसाब से उन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनको हम पुकारते हैं, नाम लेते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि वे डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन दोनों जिलों के मध्य क्या पाई जाती है? पहाड़ियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? पहाड़ियाँ पाई जाती है। और इन पहाड़ियों को स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेवल कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये अध्ययन मेवल होता है। अगली शब्दावली आती है देशहरो। कौन सी शब्दावली है दोस्तों? देशहरो। देशहरो क्या होता है? अगर देशहरो के बारे में हम कहें तो हम कहेंगे उदयपुर। हम कुछ पहाड़ियाँ बनाते हैं और पहाड़ियों में इधर है जरगा और इधर है रागा। इनकी बात करें और कहाँ पर है? उदयपुर की बात करें तो हम कहेंगे दोस्तों देशहरो क्या है? तो हम कहेंगे उदयपुर में जरगा और रागा। उदयपुर में क्या है? जरगा और रागा है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, इन पहाड़ियों में वर्ष भर हरा रहने वाला भाग। इन पहाड़ियों में वर्ष भर हरा रहने वाला भाग क्या कहलाता है? देशहरो। तो हम कह सकते हैं कि उदयपुर जिले में जरगा और रागा जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के मध्य भाग में वर्ष भर हरा रहने वाला जो भाग है, उस भाग को हम किस रूप में जानते हैं? देशहरो के रूप में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है उसमें कुछ शब्दावलियां हैं जो कई बार हमें पूछ ली जाती है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इस प्रकार की शब्दावलियां हैं अक्सर पूछी जाती है हमें। फिर अगर हम अध्ययन करें, हमने अध्ययन किया विस्तार रूप से और अब हम करते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण।
क्या करते हैं दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का मतलब है कि हमने इसको कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। तो हम पहला भाग का अध्ययन करेंगे। पहला भाग कौन सा था अपने, उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। और अगर उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो हम कहेंगे भाई ये जो हमारा भाग था ऐसे ही था, ऐसे था। ये था अपने उत्तरी अरावली, ये था अपने मध्य अरावली और ये था अपने दक्षिणी अरावली। ऐसे हमने अध्ययन किया था। और इसका विस्तार हमने कहा था कहाँ से था, अपने सिरोही से लेकर के हमने कहा था झुंझुनू तक है, इसका विस्तार हमने ये कहा था। और उत्तरी अरावली की बात करें तो हम कहेंगे जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू। जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। अगर हम उत्तरी अरावली के जिलों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू, इन जिलों को हम किस में शामिल करते हैं, उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश में बात करते हैं। और हमने अध्ययन भी किया था कि भाई सर्वोच्च चोटी कौन सी थी उत्तरी अरावली में, सीकर में थी। और सीकर में कौन सी थी, रघुनाथ। सीकर में कौन सी थी, रघुनाथगढ़ थी। इसका मतलब है हमने कहा कि उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश में जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। आगे हम कहते हैं औसत ऊंचाई की बात करें, क्वेश्चन तो नहीं आता है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अगर उत्तरी अरावली प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात करें तो हम कहेंगे इसकी औसत ऊंचाई है 450 मीटर। कितनी है दोस्तों, 450 मीटर औसत ऊंचाई। कभी हमें नहीं पूछी जाती एग्जाम में। नेक्स्ट अपना है प्रमुख चोटियां। अगर हम इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियों की बात करें, किस क्षेत्र की, उत्तरी अरावली की अगर हम बात करें प्रमुख चोटियों की तो हम कहेंगे प्रमुख चोटियां हैं रघुनाथगढ़। कहाँ पर है दोस्तों, सीकर में है। दूसरी अपने खो कहाँ पर है, आपके जयपुर में है। तीसरी अगर चोटी की हम बात करें तो हम कहेंगे भरोच। तीसरी चोटी की बात करें कौन सी है, भरोच। और ये कहाँ पर है, आपके अलवर में। पहली है आपके रघुनाथगढ़, सीकर में है। दूसरी खो कहाँ पर है, जयपुर में है। तीसरी कौन सी है, भरोच, कहाँ पर है, अलवर में है। और चौथी है आपके बरवाड़ा। चौथी चोटी कौन सी है आपके, बरवाड़ा। और बरवाड़ा कहाँ पर है, आपके जयपुर में। अगली 5 चोटी है आपकी बाबाई। कौन सी है दोस्तों, बाबाई है। और अगर बाबाई चोटी की बात करें तो बाबाई कहाँ पर है, आपके झुंझुनू में है। कहाँ पर है, झुंझुनू में। अगर अगली चोटी की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे बिलाली। कौन सी चोटी है आपके, बिलाली। और बिलाली कहाँ पर है, अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में है। इस प्रकार से हम चोटियों का अध्ययन करेंगे। लेकिन हमारे अधिकांश क्वेश्चन जो है वो रहेगा यहीं तक कि भाई अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर है, रघुनाथगढ़, सीकर। दूसरी कौन सी है अपने खो कहाँ पर है, जयपुर। तीसरी है भरोच कहाँ पर है, अलवर। चौथी है बरवाड़ा कहाँ पर है, जयपुर। पांचवी है बाबाई कहाँ है, झुंझुनू। छठवीं है आपकी बिलाली कहाँ है, अलवर। इस प्रकार से दोस्तों हम इन चोटियों का अध्ययन करते हैं। और अगर कई बार क्रम पूछे जाए अपने को तो यही क्रम रहेगा इनका कि भाई सर्वोच्च चोटी कौन सी है, 1055। कितनी है, 1055 मीटर है। अगर जयपुर का पूछ लिया जाए खो तो 920 मीटर है। और अगर भरोच का पूछ लिया जाए अपने को, अलवर का, तो हम कहेंगे 792 मीटर है। पूछा कम ही जाता है अपने को, अधिकांश सही है अपने 1055 मीटर। कहाँ पर है, रघुनाथगढ़। कहाँ पर है, आपके सीकर में है। उसी प्रकार से 786 मीटर कहाँ पर है, बरवाड़ा। कहाँ पर है, जयपुर में है। इसी प्रकार से बाबाई 780 मीटर है। ये सभी चोटियाँ किसकी है, उत्तरी अरावली की है। किसकी है दोस्तों,
उत्तरी अरावली की है। नेक्स्ट आपने बिलाली, और बिलाली है 775 मीटर है। तो इस प्रकार से कई बार में क्रम पूछ लिया जाता है। तो ये जो चोटियां हैं वो किस में शामिल करते हैं हम, उत्तरी अरावली में शामिल करते हैं। तो कौन कौन से जिले थे, जयपुर, अलवर, सीकर और झुंझुनू। और झुंझुनू की अगर कई बार चोटी पूछ ली जाए अपने को तो कौन सी थी, हमने कहा था बबई थी। तो ये था अपने उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। और उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश में कोई भी दर्रा नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता दोस्तों, कोई भी दर्रा नहीं पाया जाता है। तो ये वर्गीकरण कौन सा था आपके, उत्तरी अरावली का था। कौन सी अरावली का था, उत्तरी अरावली का। नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं किसका, मध्य अरावली का। किसका अध्ययन करते हैं, मध्य अरावली का। और अगर मध्य अरावली की बात करें तो हम कहेंगे अधिकांश इसका विस्तार है अजमेर और राजसमंद, अजमेर से लेकर के और राजसमंद। कौन सी है आपके, मध्य अरावली। कौन सी है आपके, मध्य अरावली है। और मध्य अरावली में हम कहेंगे प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं। चोटियों में हम कहेंगे गोरमजी, गोरमजी कहाँ है आपके, अजमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में है। और इसकी ऊंचाई पाई जाती है 934 मीटर। पहली चोटी कौन सी, अजमेर में, गोरमजी। और कहाँ पर है, अजमेर में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 934 मीटर। और दूसरी आती है मोरियाजी। दूसरी कौन सी आती है, मोरियाजी। चोटी की बात करें तो ये भी है आपके अजमेर में, 933 मीटर। और इसे हम मोरियाजी को हम कहते हैं टोडगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोडगढ़ के नाम से भी जानते हैं। ये थी आपकी दूसरी चोटी। और तीसरी चोटी की बात करें तो हम कहेंगे तीसरी है आपके तारागढ़। और तारागढ़ भी कहाँ है आपके, अजमेर में है। और हम कह सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, 870 मीटर। कितनी है, 870 मीटर। हम कह सकते हैं यह ब्रिटिश काल, इसे ब्रिटिश काल का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसे ब्रिटिश काल का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। किसे, तारागढ़ को। अगर तारागढ़ की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे तारागढ़ को हम ब्रिटिश काल का क्या कहते हैं, जिब्राल्टर के नाम से भी जानते हैं। और अगली चोटी है आपके नाग पहाड़। कौन सी है दोस्तों, नाग पहाड़ है। और नाग पहाड़ भी कहाँ है आपके, अजमेर में है, 795 मीटर। तो देखिए मध्य अरावली की अगर हम बात करें सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, अजमेर में। छोटी कौन सी है, गोरमजी। कौन सी है, अजमेर। कितनी मीटर है, 934 मीटर। दूसरी है मोरियाजी, इसे हम किस नाम से जानते हैं, टोडगढ़ के नाम से जानते हैं। कहाँ है, अजमेर में। कितनी है, 933 मीटर। थर्ड है आपके तारागढ़, कहाँ है, अजमेर में। कितनी ऊंचाई मानते हैं, 870 मीटर। फोर्थ चोटी है आपकी नाग पहाड़, अजमेर में है। वो कितनी ऊंचाई है, 795 मीटर। इस प्रकार से हम किसका अध्ययन करते हैं, मध्य अरावली का अध्ययन करते हैं। लेकिन हमने कहा उत्तरी अरावली में तो दर्रे नहीं पाए गए थे, लेकिन दक्षिणी अरावली में क्या पाए जाते हैं, कुछ दर्रे पाए जाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली में दर्रे पाए जाते हैं। हमने कहा हाँ भाई मध्य अरावली में क्या पाए जाते हैं, दर्रे पाए जाते हैं। और दर्रों की बात करें, अगर मुख्य दर्रों की बात करें, कई बार दर्रों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपने को। मध्य अरावली में निम्नलिखित दर्रे हैं। पहला हम कहेंगे बर दर्रा। कहाँ पर है आपके, पाली में है भाई। पहला मुख्य रूप से अधिकांश एग्जामों में पूछा भी जाता है कि वह बड़ दर्रा कहाँ पर है, पाली में है। इसे जो मारवाड़ व मेरवाड़ा को जोड़ता है, जो किसको जोड़ता है, मारवाड़ और मेरवाड़ा को जोड़ता है। दूसरा है आपके पीपली दर्रा। कौन सा है आपके, पीपली दर्रा।
कहाँ पर है आपके, अजमेर में है। तीसरा है हरनिया दर्रा, वो भी कहाँ है आपके, अजमेर में। चौथा है आपके शिवपुरी दर्रा, और शिवपुरी दर्रा भी कहाँ है आपके, अजमेर में। अगला है सुराघाट दर्रा, ये भी कहाँ है आपके, अजमेर में। नेक्स्ट है आपके परवेरिया दर्रा, कौन सा दर्रा, परवेरिया, ये था आपके सुराघाट। अगला है परवेरिया दर्रा, ये भी कहाँ है आपके, अजमेर में। अगला है झीलवाड़ा दर्रा, कौन सा दर्रा, झीलवाड़ा दर्रा। तो ये सभी दर्रे कहाँ पर स्थित है आपके, अजमेर में है। तो हम कहेंगे भी अगर दर्रों की बात करें हम, तो दर्रों में हम कहेंगे कि भाई पहला दर्रा है आपका बर दर्रा, कहाँ पर है, पाली में। दूसरे दर्रे की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे दूसरा दर्रा है आपके पीपली दर्रा, कहाँ पर है, अजमेर में। तीसरा है हरनिया दर्रा, कहाँ पर है, अजमेर में। चौथा है शिवपुरी दर्रा, कहाँ पर है, अजमेर में। पांचवा है सुराघाट दर्रा, कहाँ पर है, अजमेर में। छठवा है परवेरिया, कहाँ पर है, अजमेर में। और सातवां है झीलवाड़ा दर्रा, ये कहाँ है आपके, अजमेर में। इस प्रकार से हम किसका अध्ययन करते हैं, मध्य अरावली का अध्ययन करते हैं। थर्ड अपना भाग है, और थर्ड भाग की बात करें तो हम कहेंगे दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली है आपके, दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली की बात करें तो हम कहेंगे दक्षिणी अरावली में सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, ये दर्रे तो मुख्य रूप से ये जिले तो मुख्य रूप से हैं इसमें, लेकिन और भी जिले इसमें शामिल करते हैं हम कहेंगे पाली है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है। इन जिलों को भी शामिल करते हैं। भाई मुख्य रूप से तो हम कहेंगे कि भाई सिरोही, राजसमंद और उदयपुर है, लेकिन इसके साथ साथ में पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये सभी जिले किसमें शामिल होते हैं, आपके दक्षिणी अरावली में शामिल होते हैं। भैया हमने उत्तरी अरावली में 4 जिलों के बारे में देखा था, फिर दक्षिणी अरावली में हमने 2 जिलों के बारे में अध्ययन किया, और थर्ड में हमने कहा सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। नेक्स्ट अगर इस अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करें, किसकी बात करें, प्रमुख चोटियों की बात करें तो हम कहेंगे गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ पर है, आपके सिरोही में है। इसकी ऊंचाई कितनी मानी गई है, तो हम कहेंगे 1722 मीटर। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है भाई। सर्वाधिक सबसे ऊंची है कौन सी है, गुरु शिखर। उसके बाद हम करते हैं शेर, फिर हम करते हैं दिलवाड़ा, फिर हम करते हैं जरगा। भाई ये चोटियों का क्रम है लगभग। फिर हम कहते हैं दिलवाड़ा, जरगा, जरगा के बाद में अगले हम पढ़ते हैं असलगढ़। तो ये क्रम हमें कई बार पूछा जाता है कि भाई पहली कौन सी है, गुरु शिखर, दूसरी कौन सी है, शेर, तीसरी कौन सी है, दिलवाड़ा, चौथी कौन सी है, जरगा। और जरगा कहाँ पर है, आपके उदयपुर में। और चौथी असलगढ़, ये कहाँ है, आपके सिरोही में। और ये तीनों ही शेर और दिलवाड़ा, ये कहाँ है, आपके सिरोही में है। अगर इनकी ऊंचाई पूछी जाए तो हम कहेंगे शेर की अगर बात करें तो हम कहेंगे 1597 मीटर। कितनी है शेर। गुरु शिखर कहाँ थी, सिरोही में, 1722 मीटर। और कहाँ पर है, सिरोही में। दूसरी हमने कहा शेर
कहाँ पर है, सिरोही में। ऊंचाई कितनी मानी गई है, 1597 मीटर। तीसरी कौन सी है, दिलवाड़ा, और दिलवाड़ा की बात करें कहाँ पर है, सिरोही में, और ये कितनी मानी गई है, 1442 मीटर मानी गई है। नेक्स्ट है अपने जरगा, जरगा कहाँ पर है, उदयपुर में, और इसकी ऊंचाई मानी गई है 1430 मीटर। चौथी है अपने असलगढ़, असलगढ़ कहाँ पर है, सिरोही में, और इसकी ऊंचाई मानी गई है 1380 मीटर। तो इस प्रकार से ये प्रमुख चोटियाँ पाई जाती हैं, और किस अरावली में है, आपके दक्षिणी अरावली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है गुरु शिखर, कई बार क्रम पूछ लिया जाता है कि भाई सर्वाधिक 1 नंबर कौन सी है, गुरु शिखर, 2 नंबर शेर, 3 नंबर दिलवाड़ा, 4 नंबर जरगा, और 5 नंबर असलगढ़। ये कई बार क्या होता है कि आजकल एग्जामों में क्रम पूछ लिया जाता है, इस प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये थी आपके कौन सी अरावली, दक्षिणी अरावली। देखिए दोस्तों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी जो क्लासें हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हमारा ये भौतिक प्रदेशों का 3rd प्रदेश था। यानी पहला हमने पढ़ा था हाड़ौती का पठार, दूसरा हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, और तीसरा जो भाग था आज हमने जिसका अध्ययन किया था अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये 3rd भाग था अपना, और इसके बाद में हमारा कौन सा भाग रहेगा, 4th पार्ट रहेगा भौतिक प्रदेशों का, जिसका हम विस्तारपूर्वक क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।